आहार नाल और उसके विभिन्न जो भाग हैं उनकी संरचना अपन देखेंगे। फिर एक क्लास में अपन सहायक ग्रंथियां जो पाचन ग्रंथियां होती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर तीसरी क्लास में अपन पाचन की क्रियाविधि देखेंगे और एक क्लास और बचेगी जिसमें जो चीजें हमारी बच जाएगी उसमें विकार वगैरह जो है वो उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लगभग 4 के आसपास अनुमान है इसमें क्लासें लगेगी। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसमें हम आहार नाल के जितने भी भाग हैं उनकी संरचना देखने वाले हैं। वो सारी चीजें आज हम बहुत बेहतरीन ढंग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप अगर नए हैं इस YouTube चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही पूरा कोर्स आप मेरे साथ पढ़ेंगे लैब असिस्टेंट को ओरिएंटेड करते हुए। किसी भी प्रकार से आपको मैं बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। अगर आप शुरुआत से लेकर के अभी तक मेरे साथ चल रहे हैं तो ये आपको अब तक विश्वास हो चुका है कि इससे बाहर तो कुछ भी नहीं जाना। ठीक है, शुरू करते हैं अपन पाचन की डेफिनेशन से। सबसे पहले पाचन होता क्या है, सबसे पहले पाचन कहते किसे हैं, डाइजेशन क्या होता है, इसकी परिभाषा हमें पढ़नी है। पाचन तंत्र पढ़ने से पाचन का मतलब तो समझना है। तो पाचन का मतलब मुझे पता है आप सब लोग जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो कोई एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा। पाचन होता क्या है, जो हम भोजन करते हैं, जो हम रोटी खाते हैं, उस रोटी के अंदर या सब्जी के अंदर जो खाते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है, वसा या लिपिड्स होते हैं। ये सारी चीजें मुख्यतः हमारे भोजन के अंदर पाई जाती है। तो इन्हीं को हम इंटेक करते हैं, यानी कि भोजन जो है हम खाते हैं वही इसमें ये चीजें होती है। तो ये जो चीजें हैं इन चीजों को जो अपन कह देते हैं बड़े और जटिल अणु हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है या फिर लिपिड्स है, तो ये एक बड़े और जटिल अणु है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है और बिग मॉलिक्यूल्स है। उसको अपन छोटे और सरल अणुओं के अंदर तोड़ेंगे, अपन नहीं, पाचन तंत्र तोड़ेगा। हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इन बड़े अणुओं को, इन जटिल अणुओं को छोटे अणु और सरल अणुओं में तोड़ेगा। क्यों तोड़ेगा, क्योंकि जो हमारी कोशिका है वो उनको आसानी से एब्जॉर्ब कर पाए। जो भोजन हमने खाया है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उनको आसानी से हमारी कोशिका अवशोषित करे, इसके लिए जो बड़े भोज्य पदार्थों के टुकड़े हैं उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको पाचन कहते हैं। ये आई होप आप समझ गए होंगे। मैं एक बार लिख देता हूँ फिर से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अभी इस डायग्राम को अपन छोड़ देते हैं, मैंने पहले इसलिए बनाया ताकि इसके अंदर अपना कम से कम टाइम वेस्ट ना हो। अभी अपन लिखते हैं पाचन की परिभाषा। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है सबसे पहले कि पाचन कहते किसे, ये इसको छोड़ दो, पहले मत बनाना। पाचन क्या होता है, तो पाचन की अगर मैं बात करूं तो बड़े व जटिल अणुओं का छोटे व सरल अणुओं में टूटना, ये एक बेसिक परिभाषा होगी पाचन की कि जो बड़े और जटिल मॉलिक्यूल्स है, बिग और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे किसमें, स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसे अपन पाचन कहते हैं। ये परिभाषा आई होप आप समझ गए। अब कैसे देखो, बड़े अणु क्या है, जैसे कि मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की, जैसे कि मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की या स्टार्च की, तो ये किसमें टूटेगा, ये टूटेगा ग्लूकोज में। जैसे कि मैं बात करूं प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है ये किसमें टूटेगा, ये टूटेगा अमीनो अम्ल में। जैसे कि मैं बात करूं लिपिड की या वसा की, तो वसा किसमें टूटेगी, ये टूटेगी आपके वश्य अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में। ये किसमें टूटेगी, वश्य अम्ल प्लस ग्लिसरॉल के अंदर। यानी कि ये जो बड़े और जटिल अणु हैं इनका इन सरल और सिंपल छोटे अणुओं में टूटना, यही पाचन है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, वसा जो है वो आपकी किसमें, वश्य अम्ल और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन आपका अमीनो एसिड्स में टूट जाता है, इसे कहते हैं पाचन। यानी कि कार्बोहाइड्रेट से जब ग्लूकोज बन जाता है तो पाचन हो गया, प्रोटीन से अमीनो अम्ल में बदल गया प्रोटीन तो वो पाचन हो गया। ठीक है, अब पाचन जो है, पाचन क्या है, एक अपचयी प्रक्रम है। पाचन एक अपचयी प्रक्रम है, अपचयी प्रक्रम है। इसका क्या मतलब हुआ सर, अभी समझते हैं। अपचयी प्रक्रम इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ये क्या है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इंग्लिश वाले बच्चे मुझे कमेंट करते हैं सर इंग्लिश में पढ़ाओ, तो मैं कुछ वर्ड जो है जैसे कि पाचन को डाइजेशन कहते हैं, ये जो वर्ड है इसको मैं इंग्लिश में जरूर लिख सकता हूं, लेकिन सारी चीजें जो है वो लिखनी पॉसिबल नहीं है। तो पाचन जो है वो एक अपचयी प्रक्रम है। अपचयी का मतलब होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसका मतलब क्या हुआ सर, कैटाबॉलिक, एक दो नाम आपने सुना होंगे, एक तो होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारे शरीर में उपापचयी, मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचयी। इसके दो भाग है। उपापचयी नाम को जब आप हिंदी में तोड़ोगे तो उपचयी प्लस अपचयी,
है ना, उपापचयी, उपचयी प्लस अपचयी। वैसे ही इंग्लिश में इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर दो पार्ट हो जाएंगे, एक एनाबॉलिज्म जिसको कहते हैं अपन उपचयी, और एक कैटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं अपचयी। तो यहाँ पे आपको मतलब समझना है कि अपचयी क्या होता है और उपचयी क्या होता है। उपचयी जो है इसका मतलब होता है छोटे छोटे अणु मिल करके एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, उसे तो कहते हैं उपचयी यानी कि एनाबॉलिज्म। और जब एक बड़ा अणु टूट करके छोटे छोटे अणुओं का निर्माण कर रहा है तो उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म या अपचयी प्रक्रिया। आई होप आप समझ गए कि जब छोटे छोटे अणु मिलकर के एक बड़ा अणु बनाते हैं तो उसको तो कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस, और जब बहुत बड़ा अणु छोटे छोटे अणुओं का निर्माण कर रहा है तो वो होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो क्या पाचन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ये आपको समझ आ गया? क्यों है? क्योंकि यहाँ एक कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा अणु है, वो छोटे छोटे ग्लूकोज में टूटता है, तो वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसलिए अपन कहते हैं कि पाचन जो है वो क्या है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर आता है। ठीक है, इतनी बातें आपको पाचन के बारे में क्लियर है? इतनी बातें क्लियर? अब ये तो हुई इसकी बेसिक बातें। अब अपन देखते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र, यानी कि हमें किसकी बात करनी है? मनुष्य की, अपनी खुद की बात करनी है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में बात करना है, इतनी चीजें आप लिखो, डायग्राम बाद में बढ़ाना जब मैं कहूं, इतनी चीजें आप लिखो, पाचन किसे कहते हैं और ये जो चीजें मैंने बताई ये आप इतने लिखो। चलो अब इधर मैं बता देता हूं, मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है, अपन बात कर रहे हैं मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है, जो कि आपके सामने डायग्राम में दिख रहा है, इसके दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक होती है आहार नाल, एक होती है आहार नाल जिसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और एक होती है पाचन ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां जिसको इंग्लिश में कहेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है उसको हमने दो भागों में बांट दिया। एक जो भाग है उसको अपन ने नाम दे दिया आहार नाल, और एक हमने नाम दे दिया पाचन तंत्र। ध्यान से सुनना है, एक होता है आहार नाल और एक होता है पाचक ग्रंथियां। मनुष्य के पाचन तंत्र के कितने भाग है? दो भाग है, दो भाग है, एक आहार नाल और एक पाचक ग्रंथियां। आहार नाल क्या होती है? ये जो आपके सामने दिख रही है, ये जो पूरी लंबी नली दिख रही है, ये सारी जो दिख रही है, ये आहार नाल का भाग है। यानी कि यह एक लंबी, लगभग कितनी लंबी, 9 मीटर कह दो या 33 फुट कह दो, लंबी नली है। ये एक लंबी नली है जिसमें, एक मिनट, थोड़ी सी जगह हमारे पास कम है लेकिन यहां पे मैनेज कर रहे हैं। ये एक 9 मीटर या फिर 33 फीट कह सकते हैं, 9 मीटर लंबी नली है जो मुख से लेकर गुदा तक फैली रहती है, मुख से लेकर गुदा तक फैली रहती है। इसका जो कार्य है, ये क्या काम करती है? भोज्य पदार्थों का परिवहन, उसका पाचन और निष्कासन करती है। ये होगी आहार नाली। और ये क्या करती है? पाचन में सहायता करती है, पाचन में सहायता करती हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम को छोड़कर। दो भाग मैंने आपके सामने देखे कि जो मनुष्य का पाचन तंत्र होता है उसमें दो भाग होते हैं, एक आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल और एक होती है पाचक ग्रंथियां जिसको डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। आहार नाल क्या होती है? आपके मुंह से लेकर के गुद्दा तक, माउथ से लेकर के एनस तक एक लंबी नली जो फैली रहती है, जो लगभग 9 मीटर या आप कह सकते हैं 33 फीट लंबी नली होती है। ये एक एवरेज है, लगभग है, तो 9 मीटर या 33 फीट लंबी नली होती है। भोज्य पदार्थों का परिवहन करना, भोज्य पदार्थ का पाचन करना, भोज्य पदार्थों का निष्कासन करना, सारे के सारे काम किसके होते हैं? आहार नाल के होते हैं। तो सब पाचक ग्रंथियां क्या करती हैं? ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स वो जो है आहार नाल में छोड़ती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स जो स्रावित करेंगे वो आहार नाल के अंदर छोड़ देगी। कौन छोड़ देगी? पाचन ग्रंथि।
तो पाचन में सहायता करती है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम किसमें सीक्रेट करेगी, ये नो पॉइंट भी आप लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है, कि विभिन्न प्रकार के अपने जो पाचक एंजाइम्स है उसको ये आहार नाल के अंदर छोड़ती है। ठीक है, ये आपको समझना है। अब इस चीज में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। ठीक है, तो इसको आप लिख लो, इसको आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं बात करूंगा कि कौन कौन से आहार नाल के कौन कौन से भाग हैं और आपकी पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो आहार नाल आप ये समझिए एक 9 मीटर लंबी नली होती है जो मुंह से लेकर के गुद्दा तक फैली होती है, लेकिन इसके पार्ट्स कौन से हैं, तो सबसे पहला जो भाग हो जाएगा इसका हो जाएगा मुख, यानी कि माउथ। उसके बाद में दूसरा जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा मुख गुहा, मुख गुहा, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं ओरल कैविटी, ओरल कैविटी। तीसरा जो इसका भाग हो जाता है वो हो जाता है ग्रसनी, ग्रसनी जिसको कहते हैं फेरिंक्स, फेरिंक्स। चौथा जो इसका भाग हो जाएगा ग्रसिका, या कुछ लोग इसको ग्रास नाल भी कहते हैं, तो इसको कहते हैं ओइसोफेगस, ओइसोफेगस। पांचवा जो इसका भाग हो जाएगा वो हो जाएगा आमाशय, आमाशय जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोमक, स्टोमक। छठा जो इसका भाग हो जाएगा वो हो जाएगा छोटी आंत, छोटी आंत, और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और सातवां जो इसका भाग हो जाएगा वो हो जाएगा बड़ी आंत, और बड़ी आंत को कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपके आहार नाल के 7 भाग है, मुख, मुगुआ, ग्रसनी, ग्रशिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंक्स, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये 7 भाग किसके हैं, ये आहार नाल के 7 भाग हैं, ये आहार नाल के 7 भाग हैं। और पाचन ग्रंथियां कौन सी होती हैं, तो 3 पाचन ग्रंथियां हैं जो आपको ध्यान रखना है। मुख्यतः अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं दिखाई दे रही, मैं कहां पे लिखूं, चलो ऊपर लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं। एक तो हो जाएगी आपके पास लाल ग्रंथियां, इसको मिटाने के बाद लिखेंगे, इसको नोट करिए आप, इसको नोट करिए, या फिर मैं इसको अभी हटा दूं, क्या करूं यार समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। देखो यहाँ पे मिटाऊं तो भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि एक साथ लिखना, और नहीं मिटाऊं तो भी क्या करूं। चलो देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। एक हो जाती है आपकी, चलो बाद में लिखेंगे, मुख, मुगुआ, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इसको लिखो। ये किसके भाग है, ये किसके भाग है, इसके। और पाचक ग्रंथियां कौन सी, यहाँ पे लिख देते हैं। एक हो जाएगी आपकी लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। इंग्लिश में बात करूं सलाइवरी, सलाइवरी ग्लैंड्स। दूसरी हो जाएगी आपकी यकृत, जिसको अपन कहते हैं लिवर। और तीसरी हो जाएगी अपनी अग्नाशय, जिसे अपन कहते हैं पैनक्रियास, पैनक्रियास। ठीक है, ये आपको समझना है। ये क्या है, लार ग्रंथियां मैंने यहां पे लिख दी, कहां पे लिख दी, यहां पे। ये क्या है, लार ग्रंथियां, सॉरी लार ग्रंथि क्या, पाचन ग्रंथियां। अब सुनो ध्यान से, अब इतनी चीजें जो आपके सामने, पहले तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको ये चीज यहाँ इसके नीचे लिखनी है, ये चीज यहाँ लिखनी, ऐसे नहीं कि यहाँ लिखो। इतने समझदार हो ना। हाँ, अब देखो मैंने यहाँ पे बात करी मनुष्य के पाचन तंत्र की, तो मैंने कहा अपन जो मनुष्य का पाचन तंत्र है उसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आहार नाल और एक होती है पाचक ग्रंथियां। आहार नाल जिसका मुख्य काम, सारा जो काम है वो इसका ही होता है। पाचन ग्रंथियां केवल और केवल कुछ हार्मोन सिक्रेट करेगी जो उस भोज्य पदार्थ के पाचन में सहायता करती है। बाकी पाचन जो है वो सारा का सारा जो प्रक्रिया होगी वो कहाँ पे होगी, आहार नाल में होगी, एलिमेंट्री कैनाल में होगी। एलिमेंट्री कैनाल के 7 भाग है, आपके मुंह से लेकर के गुद्दा तक, अंतिम भाग तक जो है ये फैली हुई रहती है, और 9 मीटर लंबी नली होती है। कौन कौन से भाग है, सबसे पहले मुंह, उसके बाद आपकी मुख गुहा। मुख गुहा किसे कहते हैं, ये जो आप बोल रहे हैं ये मुंह है, इसके अंदर जो जहाँ पे आपकी जीभ है, आपकी दांत है, उसे मुख गुहा कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। मारवाड़ी भाषा में बात करूं तो जो बाको, बाका सुना है, बाको, बाका जो होता है उसको अपन कहते हैं ओरल कैविटी। उसके बाद ग्रसनी, यानी कि ये जो यहाँ पे आपको दिख रही है ग्रसनी, उसके बाद ग्रशिका, और उसके बाद आपका आमाशय। आमाशय, आमाशय के बाद में छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत।
ये भाग होते हैं। अब आप कहेंगे सर तो ये कहाँ है पाचन ग्रंथियां, तो ये पाचन ग्रंथियां जो आहार नाल है ना, इसी के बाहर बाहर कहीं पे स्थित है। मान लो जो लार ग्रंथि है, तो लार ग्रंथि जो है आपकी ओरल कैविटी के अंदर यहाँ पे लार ग्रंथियां कहीं ना कहीं पाई जाती है। यहाँ पे ये निकली है तो इसके पास में कहीं ना कहीं लार ग्रंथियां पाई जाती है। वैसे ही यहाँ पे हमारे अग्नाशय, यहाँ पे लिवर, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, पाई जाती है। ठीक है, अब दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ ऐसे कर रहा हूँ लेकिन आपको दिख ही नहीं रहा है कहाँ पे कर रहा हूँ, तो कोई मतलब नहीं है, अपन को अभी देखना ही है। ठीक है, तो पाचन ग्रंथियां तीन हो जाएगी, एक तो लार ग्रंथि, एक यकृत और एक अग्नाशय, जो अपने कुछ रस को स्त्रावित करेगी, अपना कुछ सिक्रीशन जो है वो स्त्रावित करेगी, सिक्रीट करेगी, और उस रस के अंदर कुछ एंजाइम होंगे। वो एंजाइम हमारे लिए काम के होंगे भोजन को पचाने में। कुछ एंजाइम प्रोटीन के लिए होंगे, कुछ कार्बोहाइड्रेट के लिए होंगे, कुछ वसा के लिए होंगे। तो वो जो रस आएगा, इन तीनों का काम होता है एक सिक्रीशन, सिक्रीट करना, जो इसके अंदर एंजाइम जो है वो हमारे भोज्य पदार्थों का पाचन करने में सहायता करते हैं। बताओ इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें अगर क्लियर है तो अब अपन देखते हैं कि ये भाग कहाँ कहाँ है। इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो गई तो आप चित्र के माध्यम से समझते हैं, जिससे आपकी एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि कौन सा भाग कहाँ पे। अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, समझ में आएगा आपको? अभी मैंने तो स्टार्ट ही नहीं किया, आपको समझ में आएगा सारी चीजें। अब मैं मिटा सकता हूँ, सारी चीजें मिटाऊंगा बस डायग्राम को छोड़ के। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो पॉज करके। चलो, अब अपन को पता चल गया भाई, बेसिक जानकारी हमने पाचन के बारे में ले ली कि पाचन कहते किसे हैं, बड़े भोज्य पदार्थों का छोटे टुकड़ों में टूटना, उसे कहते हैं पाचन। पाचन एक अपचयी प्रक्रिया है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें एक बड़ा पदार्थ या बड़ा अणु छोटे अणु में तोड़ता है, तो उसे हम कैटाबोलिक कहते हैं। उसके बाद मैंने कहा हम मनुष्य के पाचन तंत्र की बात करें तो उसके अंदर दो भाग होते हैं, एक आहार नाल और एक सहायक ग्रंथियां, पाचन सहायक ग्रंथियां। आहार नाल के अंदर 7 भाग और पाचन ग्रंथियां मुख्यतः 3 होती हैं। अच्छा, अब सर हमें चित्र से, ये है मनुष्य का पाचन तंत्र। डायग्राम जैसा भी बना है इसको इग्नोर करना, लेकिन समझाऊंगा मैं ऐसे एक एक चीज को आपके सामने एकदम किरचे किरचे उखाड़ दूंगा। ठीक है, तो डायग्राम आपसे मस्त बन रहा है तो आपको शाबाशी, बहुत बहुत क्लैपिंग आपके लिए। और अगर आपसे नहीं बन रहा है, ऐसा भी बन रहा है, तो भी आपको बहुत बहुत क्लैपिंग मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि डायग्राम कैसा भी बने ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। डायग्राम कैसा भी बने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, जो मेरे को नोट्स भेज रही है बच्ची, उसका डायग्राम शानदार होना चाहिए, क्योंकि आपका डायग्राम बहुत सारे बच्चों के पास जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बढ़िया बनाना। वैसे आपकी हैंडराइटिंग ठीक है तो आप बढ़िया बनाओगे, मुझे पता है। ठीक है, चलो अब ये डायग्राम है, ये क्या है? मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये यहाँ पे सिर है, यूं समझ लो, मेरे से बना नहीं, मैंने कोशिश की। ये इसका सिर है, यहाँ पे सिर है, उसके बाद ये यहाँ पे इसके कंधे हैं। ठीक है, ये इसके कंधे हैं और ये फिर इसका पेट है। समझ गए? तो ये मिटा देता हूँ, थोड़ा बहुत ही बुरा लग रहा है थोड़ा ही। ठीक है, अब आपको समझाने के लिए मैंने बताया ये। तो अब अपना काम है इसको समझना, अपना काम है। ये यहाँ पे क्या है? मुख। यहाँ पे क्या है? मुख। तो यहाँ पे इसके अंदर शुरू, यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुख, माउथ। और इसके आगे जो है ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स हो जाएगा, इस साइड ही लिख देता हूँ मैं, ये वाला जो पार्ट्स हो जाएगा ये हो जाएगा मुख गुहा, मुख गुहा। ये वाला पार्ट मुख, और मुख के जस्ट साइड में ये जो पार्ट है आप देख सकते हो, ये तो मुख, और मुख के अंदर जो है ये वाला मुख गुहा हो जाएगा। मुख तो ये जो जहां से अपन मुख गुहा जो दिखती है वो मुख हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको कहेंगे ग्रसनी, यानी कि फेरिंक्स। ये वाली क्या हो जाएगी? ग्रसनी हो जाएगी यहाँ से। और ग्रसनी के जस्ट नीचे ये वाला ही पार्ट क्या हो जाएगा? ग्रसिका हो जाएगा, ग्रसिका। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला डायग्राम, ये जो दिख रहा है इसे अपन कहते हैं आमाशय। आमाशय, जो जे शेप चीज आपको दिख रही है वो क्या है? आमाशय। जे टाइप दिख रहा है तो ये हो जाएगा आपका आमाशय। और इसी आमाशय से ये जो निकली है ये और ये आगे निकली हुई है, ये समझ लो, ये आगे। ठीक है, तो ये जो अंदर ये गुच्छे खा रही है ये हो जाएगी आपकी छोटी आंत, ये हो जाएगी आपकी छोटी आंत। और ये जो बाहर आपको दिख रही है ये वाली चीज कौन सी? ये क्या है भाई? ये हो जाएगी बड़ी आंत। ये क्या हो जाएगी? बड़ी आंत हो जाएगी।
क्या सारे नाम हमने डिनोट कर लिए? 7 नाम, 1 2 3 4 5 6 7, अरे वाह, सातों के सातों नाम हमने लिख लिए। तो क्या इतनी बात समझ में आई कि कौन सा पार्ट कहाँ पे? सबसे पहले मुख और ये मुख गुहा दोनों एक ही जगह, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना। मुख नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, ये मुख गुहा। फिर आ जाएगी आपकी ग्रसनी, यानी मुख गुहा के नीचे वाली नली ग्रसनी फेरेंक्स, उसके नीचे ग्रसिका यानी कि ओइसोफेगस, उसके नीचे आपका स्टोमक यानी कि आमाशय, ये जो जे शेप आपको दिख रहा है ये आमाशय है। उसके नीचे ये वाली जो नली है, यहां से लेकर के ये, यहां से लेकर के ये, यहां से लेकर के ये पूरी जो अंदर फोल्ड हो रखी है ऐसे कैसे ऐसे पूरा और बना दो, ये जो फोल्ड हो रखी है ये छोटी आंत, और उसके बाहर ये जो दिख रही है आपको ये बड़ी आंत है। इतनी बातें क्लियर? ठीक है सर, ओके। अब आप ये बताओ सर कि ये क्या है? तो ये जो है इसे कहते हैं एनस यानी कि गुद्दा, ये बड़ी आंत का ही भाग है, ठीक है। यहां पे ये हो जाएगा मलाशय, ये क्या हो जाएगा? मलाशय, रेक्टम, ये सारे बड़ी आंत की भाग है। लेकिन अपन ने डायग्राम बना दिया तो सारी चीजें नोट कर लेते हैं। ये दोनों किसके भाग है? बड़ी आंत के। यहाँ पे ये जो इससे जुड़ी हुई है ना आमाशय से, इसे अपन कहते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम क्या है सर? ड्यूडेनम जो है ये सी आकृति की होती है, और ये जो है ये छोटी आंत की भाग है। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, चल। अब सर आपने जो आहार नाल है उसके तो सारे पॉइंट बता दिए। अब पाचक ग्रंथियां कहाँ पे वो बता दो। तो सबसे पहले जो पाचक ग्रंथियां है कुछ तो यहाँ पे स्टार्ट होती है, ये हो जाएगी आपकी लार ग्रंथियां, यानी कि जो माउथ है, मुख गुहा जो है उसके अंदर पाई जाएगी लार ग्रंथियां। उसके बाद जब आप आगे आओगे तो ये जो चीज दिख रही है आपको, बड़ा सा भाग आमाशय के जस्ट साइड में है, ये हो जाएगा आपका यकृत यानी कि लीवर हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी? यकृत हो जाएगी। और उसके जस्ट साइड में आमाशय के नीचे आप देखोगे ये जो भाग है ये आपका क्या हो जाएगा? अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज हो जाएगा। और इसके जस्ट साथ में ये आप जो देखोगे, ये जो देख रहे हो ये आपका क्या हो जाएगा? पित्ताशय हो जाएगा, गोल ब्लैडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पित्ताशय या गोल ब्लैडर हो जाएगा। समझ रहे मेरी बातों को? पित्ताशय या गोल ब्लैडर क्या होता है ये चीज आपको सब कुछ मैं बता दूंगा। लेकिन ये जो पाचन तंत्र का चित्र है, क्या इसकी लेबलिंग करनी आई आपको? क्या आप इस डायग्राम को बना सकते हो? हर एक चीज कौन सा पार्ट कहां पे ये बता सकते हो? बहुत आसान है, इसको एक बार आप देखो, बहुत आसान है। ठीक है, तो कितने नाम यहाँ पे हमने लेबलिंग में कर दिए? लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नाम हमने कर दिए। ठीक है, तो ये आपके पाचन तंत्र का डायग्राम है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। अब अपन को एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया? समझ आ गया? पहले पाचन की क्रियाविधि लोग क्या करते हैं? सीधे स्टार्ट करते हैं पाचन की। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है एमाइलेज, बस। ये थोड़ी, पहले पाचन होता कहाँ पे है वो चीज तो हमें देखनी पड़ेगी ना। पहले जो पाचन होगा उस चीज को तो अपन देखेंगे, उसकी संरचना तो देखेंगे, फिर हम बात करेंगे कि हाँ अच्छा ऐसे पाचन होता है, वो तो बाद की बात है। ठीक है, चलो अब आपको समझ में आ गया कि अपन को क्या पढ़ना है? अपन को पढ़ना है आहार नाल। क्यों? क्योंकि पूरा एक साथ होगा नहीं। पहले आज अपन आहार नाल पढ़ेंगे, कल अपन सहायक जो पाचक ग्रंथियां है उसके बारे में पढ़ लेंगे, फिर अगली क्लास में अपन पाचन की क्रियाविधि, कैसे पाचन होता है, मुख गुहा में कैसे होगा, ग्रसनी में कैसे होगा, ग्रसिका में, है ना। दो तरीके पढ़ाने के, एक तो मैं साथ साथ पढ़ाऊं, जैसे मैंने पढ़ा दिया आमाशय, आमाशय की संरचना पढ़ा दी कि भाई ये ऐसा 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 होता है, इसके ये भाग होते हैं, ये एंजाइम स्टार्ट करते हैं, और फिर मैं साथ ही इसकी क्रियाविधि पढ़ा दूं तो इसके अंदर ये एंजाइम प्रोटीन को पाचन बना के इसमें कन्वर्ट कर देगा। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका पहले मैं आपको संरचना बता दूं सबकी, है ना, सबकी स्ट्रक्चर बता दूं और उसके बाद पाचन की क्रियाविधि एक साथ बता दूं। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं, मैं आपको सेकंड वाले तरीके से पढ़ा दूंगा। पहले संरचना बता दूंगा, फिर पूरी क्रियाविधि एक साथ बता दूंगा। अगर आपके माइंड में संरचना क्लियर है तो क्रियाविधि में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब अपन को इन्हीं के बारे में पढ़ना है, एक एक करके। मुख क्या है, मुख गुहा क्या है, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, ये सारी चीजें क्या होती हैं इनके बारे में पढ़ना है। फिर कल की क्लास में लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, अग्नाशय क्या होता है, यकृत क्या होता है, ये बहुत अच्छे टॉपिक है, इनके बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है समझ में आ गया आपको? आज का हमारा टॉपिक है आहार नाल, और आहार नाल के बारे में बेसिक चीजें मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि ये एक लंबी नली है जो मुख से लेकर के गुदा तक फैली रहती है। भोज्य पदार्थों का परिवहन, पाचन, अवशोषण, अपशिष्ट पदार्थों का जो परिवहन है वो सब कुछ यहाँ पे होता है। अपन सबसे पहले करते हैं स्टार्ट मुख से। यहां से कोई सवाल नहीं बनना, मुख, यहां से
भोजन अंतर ग्रहण किया जाता है, इतना तो आपको ही पता है। रोटी शरीर के अंदर कहाँ से लेते हो? मुंह से लेते हो। ठीक, यहां से भोजन अंदर ग्रहण किया जाता है। और ये जो अंदर ग्रहण किया जाता है इसको कहते हैं अंतर्ग्रहण। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। इंग्लिश वाले बच्चों इसको कहते हैं इंजेक्शन, इंजेक्शन। ठीक है, इंग्लिश वैसे मेरी इतनी अच्छी नहीं है, कमजोरी है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा आपको सारी चीजें लिखाऊं। ठीक है, जो फूड जहां से इंटेक किया जाता है माउथ, और इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेक्शन, है ना। इंजेक्शन, इंजेक्शन का मतलब होता है अंतर्ग्रहण। अब जो मेन चीज आई वो आती है मुख गुहा। मुख गुहा इंग्लिश में कहते हैं ओरल कैविटी। मुख गुहा क्या है? जैसे ही आप अपना मुंह खोलो उसके अंदर आपको जो कुछ भी दिख रहा है, जीभ, दांत, जबड़े अंदर वाले, ठीक है, तालू, ये सारी चीजें मुख गुहा के अंदर आती है। ठीक है, तो मुख गुहा जो होती है इसके अंदर अपन को दो चीज पढ़नी है। एक तो पढ़ना है जीभ के बारे में और एक हमें पढ़ना है दांत के बारे में। ये दो चीजें हैं जिसके बारे में अपन को पढ़ना है। किसके बारे में? एक तो जीभ के बारे में, एक दांत के बारे में, क्योंकि ये भी तो पाचन तंत्र की भाग है, मुख गुहा के अंदर ही तो आते हैं। जीभ क्या होती है, दांत क्या होते हैं? सवाल ज्यादा बनने के चांस दांत से हैं, तो अपन पहले किसको पढ़ेंगे? जीभ को। क्या बात कर रहे हो सर, मैं ऐसे ही करता हूं। जीभ, ध्यान से सुनो, जीभ से सवाल नहीं आएगा ऐसा मैंने नहीं बोला, मैंने कहा ज्यादा चांस रहते हैं दांत से आने के। आ गया तो सारे लोग दांत तो पढ़ ही रहे, तुमने अगर पहले जीभ पढ़ लिया तो अगर जीभ का सवाल आ गया तो तुम्हारा सिलेक्शन कंफर्म। एक सवाल से कौन सा सिलेक्शन हो जाएगा सर? अरे होता भाई जीभ। जीभ क्या होती है सुनो ध्यान से, पहले मैं बता दूं आपको फिर लिखूंगा। जीभ जो है वो एक ग्रंथिल पेशीय संरचना है, ऐच्छिक संरचना है। इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो पेशीय संरचना है, मतलब ये पेशियों से बनी होती है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी जीभ हड्डी से बनी हुई है, नहीं, क्योंकि जीभ को आप जैसे चाहो वैसे मोड़ सकते हो, तो उसका मतलब हड्डी तो नहीं है, उसमें हड्डियां भी तो नहीं है। तो हड्डियां नहीं है तो किससे बनी होगी? पेशियों से, मसल से। तो जीभ जो है वो पेशियों से बनी होती है, ग्रंथियों से बनी होती है और ऐच्छिक संरचना है। इसका क्या मतलब हुआ? ऐच्छिक मतलब हमारी इच्छा के अनुसार हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। भाई जब अपन बोलते हैं तो जीभ तो इधर उधर होती है ना, तो जीभ जो है अपन चाहे तो ऐसे पीछे मोड़ सकते हैं, चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं। कौन कंट्रोल कर रहा है? अपन कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है? ऐच्छिक संरचना है। तो पहले लिख लो, यह है एक ग्रंथिल, सबसे पहले ग्रंथिल पेशीय व ऐच्छिक संरचना है, जिस पर विभिन्न प्रकार की स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड, विभिन्न प्रकार की स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड पाई जाती है। ग्रंथि को कहते हैं ग्लैंडुलर, पेशी को मस्क्यूलर और ऐच्छिक को शायद कहते हैं वॉलेंट्री। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं, ग्लैंडुलर, मस्क्यूलर और वॉलेंट्री, और स्वाद कलिका को टेस्ट बड। ठीक है, तो ये जो है जीभ की मुख्य विशेषता है। यानी कि जीभ अपने क्या काम करती है? जीभ टेस्ट ही तो करती है। भाई कोई चीज खट्टी है, कोई चीज नमकीन है, कोई चीज मीठी है, कोई चीज कड़वी है, इन सब चीजों का पता अपन कैसे लगाते हैं? जीभ ही तो है जो इन सब का पता लगाता है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जो स्वाद कलिका है वो जीभ पे पाई जाती है। ठीक है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो विभिन्न स्वाद को पहचानती है, विभिन्न स्वादों को, मीठा, नमकीन, कड़वा एक्सेट्रा, बहुत सारे को पहचानती है। ठीक है, तो ये काम होता है। और क्या काम करती है जीभ? और क्या काम करती है? यह जीभ भोजन के साथ लार मिश्रित कर देती है, लार मिश्रित कर उसे लसलसा बना देती है, उसे लसलसा बना देती है, जिसे बोलस कहा जाता है, जिसे बोलस कहा जाता है। इंग्लिश वाले बच्चे भी बोलस ही होगा, बोलस कहा जाता है।
समझ गए मेरी बात को। एक काम तो जीभ के दो काम मुख्यतः आपको याद रखने हैं। पहला काम, भोजन का स्वाद कैसा है, कड़वा है, मीठा है, नमकीन है, खारा है, सारी चीजें स्वाद पहचानने का काम कौन करती है, जीभ। क्यों? क्योंकि जीभ की जो सतह होती है, जीभ की सतह पर स्वाद गलिकाएं टेस्ट बड पाए जाते हैं और ये टेस्ट बड के माध्यम से ही अपन अलग अलग स्वाद को पहचान सकते हैं। अगर ये टेस्ट बड हमारे जीभ से खत्म हो जाए तो हमें पता भी नहीं चलेगा, कैसा भी टेको खा लेंगे, है ना, क्योंकि खारा होगा तो खारा भी जाएगा। तो पता कैसे चलता है, जीभ को ही चलता है, जीभ को ही कड़वा लगता है ना। तो जीभ पे अगर स्वाद गलिकाएं नहीं हो तो अपन को कोई स्वाद को पता ही नहीं चलेगा। तो पहला काम स्वाद को टेस्ट करना, स्वाद पहचानना। और दूसरा काम है जो भोज्य पदार्थ आपने अंदर ग्रहण किया, दांतों ने उसको चबा तो लिया, लेकिन चबाने के साथ साथ उसके अंदर लार भी तो मिश्रित होती है। आप भोजन के अंदर लार कहाँ मिलाते हो, मुंह गुआ में तो मिलाते हो। तो भोजन के साथ लार मिश्रित कर उसको लसलसा बना देना, चिपचिपा टाइप का बना देते हैं, लार मिश्रित करके एकदम लुब्रिकेंट जिसे कहते हैं, ग्रीस टाइप। ग्रीस देखा कभी? तो वो ग्रीस टाइप बना देती है। वो कौन काम करती है, जीभ करती है। यानी भोजन के साथ लार मिश्रित करके उसको लसलसा बनाने का काम कौन करती है, जीभ कहती है। और जब उस भोजन के साथ लार मिश्रित हो जाती है, वो लसलसा बन जाता है, तो उसको हम नाम दे देते हैं बोलस। तो आपसे पूछ ले कि बोलस कहाँ पे है, तो बोलस जो है वो मुख गुहा के अंदर पाया जाता है। भोजन जो है वो बोलस के रूप में परिवर्तित कहाँ पे हो जाता है, मुख गुहा में। ऐसे ही सवाल आएगा, कोई हाई नहीं आएगा, यही से क्लास में से ही सवाल बनेगा। अगर आपको याद है तो कर लोगे, नहीं है तो बैठे रहो, इतना ही सही है बस, ठीक है। तो बोलस कहाँ पे पाया जाता है, बोलस जो है मुख गुहा के अंदर भोजन को जो है लार मिश्रित करके लसलसा बना दिया जाता है, तो भोजन के इस रूप को बोलस कह देते हैं, ठीक है। तो ये जीभ के दो मुख्य कार्य और जीभ कैसी होती है बता दी। अब एक नाम आपने सुना होगा, लिंगुअल फ्रेनुलम। लिंगुअल फ्रेनुलम, ये सवाल वैसे बनेगा नहीं, लेकिन बनेगा तो अपन कर लेंगे। लिंगुअल फ्रेनुलम क्या होता है, जीभ मुख गुहा के निचले भाग से एक वलन द्वारा जुड़ी रहती है, वलन द्वारा जुड़ी रहती है, उसे कहते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। यानी कि लिंगुअल फ्रेनुलम क्या है, अभी जैसे क्लास खत्म हुई या क्लास नहीं खत्म हो रही है, क्लास पॉज करो और कांच लेके आओ। मिरर होता है, कांच नहीं समझते, मिरर लेके आओ और अपने मुंह को खोलो, पूरा खोलो और जीभ को ऊपर करो। ये जो मुख गुहा है, इसका जो निचला जबड़ा है, इस निचले जबड़े के साथ मुख जो जीभ है वो एक फोल्ड वलन के द्वारा जुड़ी हुई है। आप जब देखोगे लास्ट के अंदर, तो वो जो फोल्ड है उसको अपन लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं। समझ गए? लिंगुअल फ्रेनुलम क्या होता है, मुख गुहा के निचले भाग से जीभ जो है वो एक वलन के द्वारा नीचे से जुड़ी हुई रहती है, उसको अपन लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं। समझ गए? तो लिंगुअल फ्रेनुलम समझ गए। अब एक चीज और होती है, ओव्यूला। ओव्यूला ये क्या होता है, ऊपरी भाग जो होता है मुख गुहा का, ये निचला जबड़ा, ऊपरी भाग मतलब ऊपरा, तो इसके अंदर जो है दांत के पीछे का जो भाग है उसे अपन तालू कहते हैं, तालू कहते हैं। अब तालू के अंदर भी जो आगे का भाग है वो तो है कठोर तालु। आप खुद जो मैं बोलूँ ना उसको खुद आप फील करो, देखो हर चीज को, क्योंकि ये तो अब सारी चीजें अपने पास है यार, इसमें काय की दिक्कत है। सारी चीजें जो मैं बोलूँ उसको देखो कि ये कहाँ पे है, सर बोल रहे हैं कि नहीं है, झूठ तो नहीं बोल रहे। तो आपके अंदर जो ऊपरी तालु मतलब ऊपरी भाग है, उसके अंदर आगे वाला भाग तो कठोर तालु है, आप जीभ लगा के देखो कठोर भाग है, और पीछे वाला भाग यानी कि उसी ऊपरी जो तालु की बात करूं तो उसके पीछे वाला जो भाग होता है वो कोमल होता है ना, कोमल होता है। और उसी के अंदर आप देखो सबसे लास्ट में लगभग यहाँ तक एक जो है वो ऐसी संरचना नीचे लटकी रहती है, ऐसी संरचना नीचे लटकी रहती है जो जीभ को टच करती है, कभी ऊपर होती है कभी नीचे, ऐसी मतलब ये लगभग इसी की जैसे, ये पेन का जो नोक दिख रहा है इसकी जैसे। तो ये जो संरचना होती है इसको बोलते हैं ओव्यूला, है ना। ओव्यूला क्या होता है, पश्च तालु का भाग जो लटका रहता है उसे कहते हैं ओव्यूला। ये क्या करता है, भोजन को नासा छिद्र में जाने से रोकता है। ये भोजन को नासा छिद्र में, नासा छिद्र क्या होता है, रोटी फुलने में नहीं अड़े, है ना। जो खाना होता है वो आपके नाक में नहीं चल जाए। अभी जो मैंने बोला वो तो चलो छोड़ो, आपको समझ में आया नहीं आया, जिसको समझ में आ गया, ठीक है। तो नासा छिद्र जो होता है मतलब
उल्टी खाना यहाँ पे नहीं चला जाए भाई, जरूरी थोड़ी नीचे जाए, तो ऊपर नाक में चढ़ जाते हैं रोटी का, तो उसका क्या है, तो इसको कंट्रोल करने का ओविला होता है, ये भोजन को नासा छिद्र में जाने से रोकता है। थोड़ा सा कचरा हो गया लेकिन कोई बात नहीं। ये होगी ओविला। तो ये इतनी बातें जीभ के बारे में ध्यान रखनी है, रख सकते हो कि नहीं रख सकते? इतनी बातें आपको जीभ के बारे में ध्यान में रखनी है। कितनी बातें बताई मैंने जीभ के बारे में? कितनी बातें बताई? 4 बातें। कौन सी? पहली बात, ये ग्रंथिल पेशियां और ऐच्छिक संरचना है जो विभिन्न प्रकार की स्वाद पहचानने में सहायता करती है, क्योंकि इसके ऊपर स्वाद कलिका होती है। दूसरी बात मैंने बताई कि जीभ जो होती है ये भोजन के साथ लार मिश्रित कर उसे लसलसा बनाती है और इसे अपन बोलस नाम दे देते हैं। तीसरी बात मैंने बताई लिंगुअल फ्रेनुलम, यानी कि जीभ जो निचला भाग है, निचली जो मुख गुहा है, उससे एक वलन के द्वारा जुड़ी रहती है, उसे लिंगुअल फ्रेनुलम। और चौथी बात मैंने बताई ओव्यूला, यानी कि जीभ के ऊपर जो एक संरचना लटकी रहती है पश्च तालु की जो संरचना, वो जो है वो क्या कहलाती है? ओव्यूला कहलाती है। और ये भोजन को नासा छिद्र में जाने से रोकने का काम करती है। ये अपनी जीभ कंप्लीट। अब अपन को पढ़ना है दांत। अगर हमने दांत पढ़ लिया तो हमारी मुख गुहा क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। दांत अगर हमने पढ़ लिया तो मुख गुहा हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? आगे बढ़ूं मैं? आगे बढ़ सकता हूं? अब अपन पढ़ेंगे दांत। अब मैं सारे मिटा रहा हूं। चलो अब अपन क्या पढ़ेंगे? दांत। और बड़े ध्यान से दांत को पढ़ना है, क्योंकि दांत में से सवाल बनेगा। मुझे जहां तक लगता है दांत से सवाल आएगा। दांत, टीथ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दांत की, तो दांत जो होते हैं वो होते हैं एक्टोमीजोडर्मल। उत्पत्ति में क्या होते हैं? दांतों की जो उत्पत्ति होती है वो होती है एक्टोमीजोडर्मल। एक होती है एक्टोडर्म और एक होती है मीजोडर्म उत्पत्ति, और एक होती है एंडोडर्म, है ना भाई? कुछ शरीर के भाग हमारे ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी मीजोडर्म से होती है, कुछ ऐसे होती है जिनको, ये जब हम पढ़ेंगे जनन तंत्र उस समय बात करेंगे। लेकिन दांतों की जो उत्पत्ति है वो ध्यान रखना एक्टोमीजोडर्मल होती है, न तो एक्टोडर्म न मीजोडर्मल, दोनों से होती है। तो ये उत्पत्ति आपको ध्यान रखनी है कि जो दांतों की उत्पत्ति होती है वो क्या होती है? एक्टोमीजोडर्मल होती है। दांत क्या करते हैं? दांत का जो कार्य है वो अपन देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपन देख लेते हैं ये कि दांत जो होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक मिनट। दांत 4 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार बोला है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4। कौन कौन से 4 प्रकार है? सबसे पहला आ जाएगा आपका इंसिजर्स। ठीक लिखा मैंने स्पेलिंग इंसिजर्स की, इंसिजर्स। दूसरा आ जाएगा कैनाइन, तीसरा आ जाएगा प्रीमोलर, और चौथा आ जाएगा मोलर। इंग्लिश में हिंदी में बात करूं तो ये हो जाएगा आपका कृतनक, ये हो जाएगा रदनक, ये हो जाएगा अग्रचवर्णक, और ये हो जाएगा चवर्णक। दांत कितने हैं? 4 प्रकार के दांत हैं, और चारों प्रकार के अलग अलग प्रकार के दांत होने की वजह से मनुष्य के जो दांत होते हैं वो होते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब है दांतों की जो आकृति होती है वो अलग अलग होती है। दांतों की आकृति अलग अलग है। तो मनुष्य के दांत कैसे होते हैं? हेटेरोडोंट होते हैं। क्यों होते हैं हेटेरोडोंट? मनुष्य के दांत हेटेरोडोंट है। क्यों है? क्योंकि आप देखिए, क्या आपके सभी दांत एक समान प्रकार के हैं? बिल्कुल नहीं। दांतों की आकृति अलग अलग है। सामने के जो दांत है वो अलग है, इधर साइड में 2 कूंटे टाइप निकले अलग दांत है, पीछे चपटे चपटे अलग दांत है। यानी कि दांतों की जो आकृति है, जो शेप है, वो अलग अलग है, और अलग अलग आकृति वाले दांतों को हमने नाम दे दिया हेटेरोडोंट। तो मनुष्य के दांत कैसे होते हैं? हेटेरोडोंट टाइप के दांत होते हैं। ठीक है, सवाल आएगा तो गलत नहीं करोगे। ठीक है, ये तो पता ही चल रहा है, देख के भी। चलो, उसके बाद दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर।
यहाँ पे जो इंसिजर्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, भोजन को, इनका काम होता है काटना, इनका जो काम होता है वो होता है काटना, बाइट। कैनाइन जो होता है इसका काम होता है चीरना फाड़ना, चीरना फाड़ना, और इन दोनों का जो काम होता है वो होता है चबाना। ये इनके कार्य है, ये इनके कार्य है। आपसे पूछ ले कि कृत्रिम क्या काम करता है, काटना, बाइट। अब बाइट आप कौन सा समझ रहे हो वो अलग बात है, लेकिन ये जो है भोजन को बाइट जो लेते हैं ना अपन, उसको काटने का काम करते हैं, है ना। दांत क्या करता है, बाइट करता है। कृत्रिम जो होता है ये बाइट करता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, चीरते फाड़ते हैं, साइड वाले खूंटे वाले। अब कौन से इंसिजर से, आपको देखो ये जो दांत है ना, ये आपके सामने ये है, अच्छा नहीं लगता ऐसे करना। आप खुद सोचो कि जो आपके ये दो दांत ऊपर वाले और नीचे वाले दो दांत है ना, ये जो होते हैं ये होते हैं इंसिजर्स, और उसके साइड में एक दांत इधर और एक दांत इधर, इन दो को छोड़ दो बीच वालों को, एक इधर वाला और नीचे वाला इधर वाला, ये होते हैं कैनाइन। और इसके पीछे जितने भी वो प्रीमोलर मोलर है, पीछे जितने चपटे चपटे दांत है वो प्रीमोलर मोलर। तो कौन सा दांत क्या है समझ आ गया। कोई पूछ ले कि ये तेरे जो सामने जो दो दांत दिख रहे हैं बड़े बड़े बीच वाले, ये क्या है, इंसिजर्स है। उस दो दांतों को छोड़कर एक इधर और एक इधर, ये क्या है, कैनाइन, और पीछे वाले प्रीमोलर और मोलर हो जाएंगे। तो ये जो ठीक है जो दांत दिख रहे हैं ये क्या काम करते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं, जबकि ये काटने का और ये चबाने का। अब रोटी जब खाते हो तो यहाँ से तो कट करते हो, फिर जब उसको चबाना हो तो पीछे ले जाते हो ना, ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं खाते हो, पीछे ले जाके उसको चबाते हो, तो वो हो जाते हैं। चबाने का काम किसका हो जाएगा, प्रीमोलर और मोलर का। दांत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। काम समझ आ गया। दांतों की आकृति अलग अलग है, इसलिए ये क्या है, हेटेरोडोंट। ठीक है। अब जो दांत होते हैं वो दांत अलग अलग है। कितने प्रकार के, एक होते हैं, मनुष्य में दांत 2 बार आते कि नहीं आते। एक होते हैं दूध के दांत, एक होते हैं दूध के दांत, और एक होते हैं स्थायी दांत। अब इसके अलग अलग नाम है। दूध के दांत यानी मिल्क टीथ, मिल्क टीथ, और स्थायी दांत यानी परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। इसको अपन एडल्ट टीथ भी कह सकते हैं, क्योंकि जो एडल्ट होते हैं उसके अंदर ये हो जाएंगे। इसको अपन कह सकते हैं टेम्पररी टीथ, टेम्पररी ना, टेम्पररी तो है, लगातार थोड़ी चलेगा, तो ये टेम्पररी टीथ होते हैं। ये 2 प्रकार के दांत मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। एक होते हैं दूध के दांत और एक होते हैं स्थायी दांत। ये आते हैं 6 महीने की उम्र जो होती है बच्चे की, तो ये दांत आ जाते हैं बीच वाले, और स्थायी दांत आ जाते हैं जब बच्चा 6 साल का हो जाता है, गिर के वापस आ जाते हैं स्थायी दांत। अब देखो दूध के जो दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, दूध के दांतों की संख्या होती है 20, और जो स्थायी दांत होते हैं इनकी संख्या होती है 32। अब हमें समझना है डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र। हमें क्या समझना है, दंत सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। दंत सूत्र कैसे बनेगा, पहले आपको क्या लिखना, मैंने जो नाम लिखा है ऐसे कैसे लिखो, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ऐसे इधर लिख दो, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। दंत सूत्र लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे देखो। अब इसका जो होगा वो सूत्र होगा, पहले समझ लो, 2102 बटा 2102, और इधर हो जाएगा 2123 बटा 2123। समझ में नहीं आया मुझे पता है, लेकिन मैं समझाऊंगा। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सारी चीजें समझा के जाऊंगा, वो दिक्कत छोड़ दो। अभी आपको इतना करना है कि जो नाम मैंने आपको लिखा है, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये आपको देखना है, ये आपको देखना है। देख लिया, चलो। अब दंत सूत्र क्या होता है पहले ये समझो, पहले ये समझो कि दंत सूत्र होता क्या है। एक आपका ऊपरी जबड़ा, एक आपका निचला जबड़ा, यानी कि कितने जबड़े, 2 जबड़े, ठीक है। एक आपका ऊपर का जबड़ा, एक आपका नीचे का जबड़ा, तो यानी कि ये तो है ऊपर का जबड़ा और ये है नीचे का जबड़ा। भाई ऐसे तो नहीं है ऊपर जितने दांत है वैसे ही उतने नीचे होंगे, ये तो नहीं है कि किसी के ऊपर 16 तो नीचे 18, किसी के ऊपर 15 तो नीचे 18, ऐसे तो नहीं होंगे। भाई ऊपर 14 है तो नीचे भी 14, ऊपर 16 है तो नीचे भी 16, समान होंगे ना दांत। तो ऊपर वाला भाग ये और एक नीचे वाला, तो नीचे वाला तो सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब ऊपर वाला भी पूरा नहीं है, ऊपर वाला भी क्या है, आधा है। जबड़ा जो है अपन ऐसे 2 भाग करो, ऐसे सिमेट्री बनाओ, ऐसे ये यहाँ से सिमेट्री आएगी, तो इस सिमेट्री के एक साइड का भाग है इसमें, एक साइड ऊपर वाला जबड़ा, एक साइड नीचे वाला जबड़ा, यानी कि ये जो है
ये एक साइड के दांत है। कितने हो गए दांत? 2, 1 3, 3 और 2 5, ये हो गए 5। और 5 जो है वो एक साइड के है, 5 एक साइड के ऊपरी जबड़े में एक साइड के 5 है, तो दोनों साइड के देखेंगे तो उतने ही इस साइड हो जाएंगे, यानी कि टोटल 10। और 5 ही निचले जबड़े के इस साइड के हैं, यानी कि ये भी हो जाएंगे 5 × 2 10, यानी कि टोटल कितने हो गए 20। और टोटल संख्या कितनी? 20। ऐसे ही इसमें जोड़ दो, देखो टोटल कितने हैं? 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, यानी कि 8 किस साइड में? एक साइड में ऊपरी जबड़े में, तो इस साइड भी 8, यानी कि पूरे जबड़े में 16 दांत हो जाएंगे। 8 × 2 16, इसके अंदर भी 8 × 2 16, टोटल 32। टोटल कितने दांत हो जाएंगे? 32 दांत हो जाएंगे। बताओ दंत सूत्र समझ में आया? कभी भूलोगे नहीं? भूलना, केवल इतना याद रखना 21 02 21 23, 21 02 21 23। दूध के दांत कम वाले हो जाएंगे, 21 23 ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुल दांत कितने होते हैं ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई? दूध के दांत, स्थायी दांत, दूध के दांत 20, स्थायी दांत 32। दंत सूत्र क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपसे कोई सवाल पूछे कि बच्चों में कौन से दांत नहीं होते, बताओ बच्चों में कौन से दांत नहीं होते, तो आप क्या कहोगे? इसको देख के ही बताना है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत काम का है, केवल रटना नहीं, इससे फॉर्मूले से बहुत सारे सवाल बनेंगे। बताओ बच्चों में कौन से दांत नहीं होते? बच्चों में जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, 0 क्या है? प्रीमोलर, यानी कि एक तो प्रीमोलर, और मोलर टीथ कितने हैं? 2 ही है, यानी कि लास्ट वाला इधर वाला भी नहीं है, इधर वाला भी नहीं है, नीचे भी इधर वाला नहीं है, इधर वाला भी नहीं है, यानी कि लास्ट मोलर टीथ भी नहीं है। ये बच्चों के अंदर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो ये भी लिख लो कि जो बच्चे होते हैं उसमें प्रीमोलर और लास्ट मोलर टीथ जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक तो प्रीमोलर और एक लास्ट मोलर टीथ जो है वो बच्चों में नहीं पाया जाता, जो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि प्रीमोलर तो है ही नहीं और मोलर यहाँ पे 2 है, जब यहाँ पे 3 हो रहे हैं, तो यानी कि एक कम है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बातें करते हैं इसके बारे में। बेटा इसको चल, और हमें क्या देखना है? दांतों की जो बाहरी परत आपको दिखाई दे रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो लिख लो। दांतों की बाहरी जो सफेद परत दिखाई आपको दे रही है वो इनेमल की बनी होती है, इनेमल की बनी होती है, जो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है, जो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। यानी कि हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, ऐसा अगर सवाल आ जाए तो क्या उत्तर दोगे? इनेमल। ये जो होता है इनेमल, ये 95% कैल्सिफाइड होता है, मतलब इतना कैल्शियम होता है इसमें। इनेमल के नीचे डेंटिन की परत होती है, इनेमल के नीचे किसकी परत होती है? डेंटिन की परत होती है। और ये जो डेंटिन होता है ये 70% कैल्सिफाइड होता है। ये कितना कैल्सिफाइड होता है? 75। ये किसका बना होता है? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का। यानी कि आपसे पूछ ले दांत किसका बना होता है, तो या तो डेंटिन आएगा या इनेमल आएगा या ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट आएगा, तो कोई आ जाओ, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। यानी कि आपसे पूछ ले कि दांतों के निर्माण में क्या आवश्यक है, तो 2 तत्व आवश्यक है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये दोनों तत्व आवश्यक है, ठीक है। तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। अब जो लास्ट मोलर टीथ होते हैं, मैंने आपको बताया लास्ट मोलर टीथ, इसको अपन विजडम टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विजडम टीथ। विजडम टीथ जिसको हिंदी में बात करो तो अक्कल दाढ़, ये जो होती है ये आपकी जो है ये लगभग 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात आते हैं। अब आप देखो आपकी जो दांत है ना 28 है, 32 नहीं है ना, जो मतलब कम ग्रुप एज है, मतलब जिनकी एज अभी 25 नहीं हुई है, वो आप दांत गिनो, आपके 28 दांत है, 32 नहीं। क्यों? क्योंकि 4 दांत आने ही, लास्ट मोलर टीथ है वो एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, 4 आने ही, तो 28 ही होंगे ना, 32 में से 4 निकालो, तो 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात आते हैं, इसलिए इसे कहते हैं कि अक्कल दाढ़ है। तब तक तो अक्कल आगे आएगी, 25 साल के होंगे तब तो आएगी, अब तो नहीं है, चलो छोड़ो, ठीक है। तो 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात आते हैं। और ये जो होते हैं ये क्या है? अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब समझते हो?
हमारे शरीर में इनका कोई काम नहीं है भाई, अभी भी अपना काम चल ही रहा है ना। ऐसे तो नहीं है कि अपन उसका वेट करें यार कब जो है लास्ट मोमेंट आएगा और कब मैं खाना खाऊंगा, ऐसा तो नहीं है, काम तो चल ही रहा है। तो मतलब इनका तो हमारे शरीर में कोई काम ही नहीं है। अब तो ये अवशेषी संरचना के रूप में है जो 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात आते हैं, इसलिए इसको विजडम टीथ कहते थे, अक्कड़ दांत कहते थे। ये आपको दांत यहाँ से हो जाता है क्लियर, दांतों के बारे में जितनी बातें जाननी थी वो हो जाती है क्लियर। हाँ, एक चीज और आप लिख सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार आते हैं, इसलिए इसे डायफ्यूडोंट कहते हैं। कहाँ पे लिखो ये बात, यहाँ पे लिखो, मनुष्य के जो दांत होते हैं, मनुष्य होता है द्विबार दंती। क्या होता है? द्विबार दंती। द्विबार दंती, द्वि का मतलब 2 बार दांत आते हैं, इसलिए द्विबार दंती है ना, लिख लोगे 2 बार दांत आते हैं, बस 2 बार दांत आते हैं, इसलिए मनुष्य के दांत कैसे होते हैं? द्विबार दंती। ये भी एक विशेषता है, मनुष्य के दांत हेटेरोडोंट है, मनुष्य के दांत डायफ्यूडोंट है, इंग्लिश में डायफ्यूडोंट। ठीक है, चलो लिख लो इसको, इसको लिख लो, लिख लिया। चलो अब अपन पढ़ते हैं ग्रसनी। अब अपन को क्या पढ़ना है? ग्रसनी। ग्रसनी क्या होती है बताओ, क्या होती है ग्रसनी? मुख गुहा हमने पढ़ लिया, जिसमें 2 चीजें हमें पढ़नी थी, जीभ और दांत, उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब अपन को पढ़ना है ग्रसनी। फेरिक्स। फेरिक्स जो है ये ऐच्छिक पेशियों से निर्मित होती है। सबसे पहले तो इसके ऊपर अपना कंट्रोल होता है। ये ऐच्छिक पेशियों से निर्मित नली जो वायु और भोजन दोनों के लिए उपनिष्ठ होती है। वायु और भोजन दोनों के लिए उपनिष्ठ होती है। It is a voluntary tube which is common passage for both food and air, है ना, दोनों के लिए ये उभयनिष्ठ होती है। उभयनिष्ठ का मतलब समझते हो, यानी कि ये एक ऐसा पाइप है, हवा भी यहीं से जाएगी और जो भोजन है वो भी यहीं से जाएगी, दोनों चीजें यहीं से गुजरती है। जो आप सांस ले रहे हो नाक के माध्यम से, वो नाक के माध्यम से सांस भी आगे इस ग्रसनी से गुजरेगा, और जो आप खाना खा रहे हो मुंह से, वो भी इस ग्रसनी से गुजरेगा। इसलिए कहते हैं कि ये वायु और भोजन दोनों के लिए उभयनिष्ठ होती है। दोनों के लिए क्या होती है? उभयनिष्ठ होती है ग्रसनी। जब इसलिए जब आप श्वसन तंत्र पढ़ोगे तो श्वसन तंत्र का भी भाग ग्रसनी होगा, फेरिक्स होगा, और आप पाचन तंत्र पढ़ रहे हो इसका भी भाग ग्रसनी है, दोनों का भाग है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि ऐच्छिक पेशियों से निर्मित नली जो वायु और भोजन दोनों के लिए उभयनिष्ठ होती है। कैसे? देखो, ये होती है ग्रसनी, ये ग्रसनी है, ये ग्रसनी फिर आगे जाके 2 भागों में विभाजित हो जाती है ऐसे, ये तो हो जाएगी आपकी ग्रसनी। आगे जाके ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक तो ये फूड पाइप, और एक हो जाएगा विंड पाइप। एक क्या हो जाएगा? विंड पाइप। फूड पाइप क्या होता है? वही ग्रसिका, जो ग्रसिका होती है उसी को फूड पाइप कहते हैं। और विंड पाइप क्या होता है? ट्रेकिया या श्वास नली, हिंदी में बात करूं तो उसको विंड पाइप कहते हैं। तो ये इससे आगे 2 भाग बंट जाते हैं। तो भोजन को किस में आना है? फूड पाइप में। अब भाई कैसे पता चलेगा कि भोजन आना है फूड पाइप में? कहीं भोजन श्वास नली में चला गया तो ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। शरीर भगवान ने बनाया है तो हर एक चीज परफेक्ट में नहीं होगी, तो उसके लिए भी कुछ प्लान किया होगा। प्लान ये है कि यहाँ पे एक जो है ढक्कन लगा रहता है, और इस ढक्कन को नाम दे देते हैं अपन एपिग्लोटिस। ये जो एपिग्लोटिस है ये सामान्यतः फूड पाइप जो होता है ना, ये सामान्यतः फूड पाइप, दिख रहा है ना, फूड पाइप को बंद करे रखता है। केवल भोजन निगलने के दौरान, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि भोजन खाते हैं तब भी, निगलने के दौरान ये विंड पाइप को ढक देते हैं, एपिग्लोटिस का क्या काम हुआ समझ में आया? एपिग्लोटिस जो है ये नॉर्मल कंडीशन में फूड पाइप को बंद करके रखता है, क्योंकि अपन 24 घंटे तो खाना खाते नहीं है, खाना तो एक फिक्स टाइम में खाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि विंड पाइप को ही बंद कर दिया, तो भाई हवा तो 24 घंटे लेनी पड़ेगी ना, तो उसको ये खुला रखता है।
एपिग्लोटिस को ये बंद रखता है, मतलब एपिग्लोटिस नाम का ये ढक्कन है जो फूड पाइप को बंद रखता है। लेकिन जैसे ही भोजन निकलने की बारी आई उस समय ये ढक्कन इस साइड आ जाता है ऐसे, और इसको बंद कर देता है और यहाँ से ऐसे हो जाता है। समझ गए मेरी बात को? जैसे ही भोजन यहाँ पे आ गया तो ये भोजन यहाँ पे आते ही ये ढक्कन जो इधर लगा था ये ढक्कन अब क्या हो जाता है, इधर लग जाता है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो ये हो जाता है आपका एपिग्लोटिस। क्लियर है? सारी चीजें क्लियर? ये आपकी ग्रसनी भी यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। ये आपकी ग्रसनी भी यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमें खाना खाते समय जो है वो खांसी क्यों आती है? उसका भी यही रीजन है भाई, खाना खाते समय खांसी क्यों आ जाती है? क्योंकि आप खाना खाते वक्त कभी कभी बोलते रहते हो, तो बोलते हुए क्या होता है, ये जो फूड पाइप है ना ये बेचारा इधर ही रहता है, मतलब क्या है एपिग्लोटिस, ये इसको बंद ही नहीं कर पाता, तो खाना इधर चला जाता है ना, तो फिर खांसी आती है ताकि खाना वापस ऊपर है ना, ऐसे नहीं फेफड़ों में जाके फंस जाए, इसलिए खांसी आती है ताकि वापस ऊपर आके ये इधर आए। ठीक है, इसलिए खांसी आती है, वो कोई नहीं अलग बात है। इतनी बातें आपको समझ आ गई। अब हम पढ़ेंगे ग्रसिका। ग्रसिका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट तो मतलब यहाँ से सवाल नहीं बनेंगे इतने। ग्रसिका जो होती है इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होते, ये भोजन को कर्माकुंचन गति द्वारा आगे आमाशय में भेजती है। समझ गए मेरी बात को? अब कर्माकुंचन गति क्या होती है, मान लो ये है तो इसके अंदर ये कुछ इस प्रकार की गति होगी, ये इस प्रकार की जो गति होती है ना, ये इसको कहते हैं कर्माकुंचन। यानी कि जो है ग्रसिका का फैलना और सिकुड़ना, उसे कहते हैं कर्माकुंचन। तो इसमें किसी भी प्रकार का पाचन कार्य नहीं होगा, न तो ग्रसनी में होता है न ग्रसिका में होता है। ग्रसिका में भी पाचन काम नहीं होता क्योंकि पाचन एंजाइम ही नहीं है। तो क्या काम करता है, ये भोजन को कर्माकुंचन गति द्वारा आगे आमाशय तक भेजती है, आगे आमाशय तक। अब कर्माकुंचन गति क्या होती है, इसको जो ग्रसिका है ये फैलती है सिकुड़ती है। कभी सांप को चूहे खाते देखा है? कोई गांव का विद्यार्थी होगा उसको पता होगा, जब सांप चूहा खाता है तो वो चूहा आगे कैसे ले जाता है, देखा होगा आपने, एकदम ऐसे कहीं से बड़ा फिर छोटा बड़ा, वो कर्माकुंचन गति, मतलब पहले सिकुड़ना फिर फैलना सिकुड़ना, तो वो भोजन आगे बढ़ता जाता है ऐसे, है ना, ऐसे आगे बढ़ता जाता है, इसे कहते हैं कर्माकुंचन गति। तो बस इसका इतना ही काम है ग्रसिका का कि जो भोजन है उसको कर्माकुंचन गति द्वारा आगे भेजना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपकी ग्रसिका। क्लियर है ग्रसिका? ग्रसिका क्लियर है। अब अपन आगे बढ़ते हैं आमाशय की तरफ। अगर इतनी बातें क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं आमाशय की तरफ। चलो अब फाइनल हमारा आ गया आमाशय। क्या पढ़ना है, आमाशय। स्टमक, ये जे सेप संरचना है जो दो काम करती है, जो दो कार्य करती है। क्या कार्य करती है, एक तो भोजन का पाचन, वो तो करती है, इसके साथ भोजन का अस्थायी संचय भी करता है, भोजन का अस्थायी संचय। इसका क्या मतलब हुआ भाई, आमाशय में भोजन पचता तो है ही लेकिन सीधे ही थोड़ी पचता है। हमारे आमाशय के अंदर भोजन जाने के पश्चात 2-3 घंटे पड़ा रहता है, उसके बाद इसके ऊपर पाचन क्रिया स्टार्ट होती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अस्थायी रूप से ये भोजन को स्टोर भी करके रखता है 2-3 घंटे तक, तो वो भी आमाशय में स्टोर होता है। अब जो आमाशय होता है वो कैसा होता है, देखो ये इस प्रकार होता है आमाशय। तो ये जो आमाशय है इसके आमाशय के 3 भाग है, कौन कौन से, इसके 3 भाग होते हैं, वो कौन से, देखो एक होता है इसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं फंडस, ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं कार्डियक,
तो ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं पाइलोरस। आमाशय के 3 भाग होते हैं, फंडस, कार्डियक और पाइलोरस। फंडस, कार्डियक, पाइलोरस। यहां पे पाई जाती है कार्डियक इंस्पेक्टर। कार्डियक इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर को हिंदी में कहते हैं अवरोधनी। अवरोधनी, ठीक है, कार्डियक अवरोधनी। और यहां पे पाई जाती है पाइलोरिक इंस्पेक्टर। पाइलोरिक इंस्पेक्टर, ये क्या होती है? इंस्पेक्टर वही अवरोधनी। कार्डियक इंस्पेक्टर क्या होती है? भोजन को वापस ग्रसिका में जाने से रोकना। और ये क्या करती है? भोजन के छोटी आंत में प्रवाह को नियंत्रित करना। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। मैंने कहा आमाशय एक जे शेप की संरचना है जिसके 2 काम हैं। एक तो भोजन का पाचन तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये 2-3 घंटों के लिए भोजन को स्टोर भी रखता है। इसलिए इसके 2 काम कह दिए, एक तो भोजन का पाचन और एक भोजन का अस्थायी रूप से संचय करना। फिर मैंने कहा कि जो आमाशय होता है उसकी संरचना कुछ इस तरह की दिखती है, और इसके अंदर ये जो ऊपर वाला इस साइड वाला जो भाग है उसको अपन फंडस कहते हैं। ये जो मुख्य भाग बीच में दिख रहा है उसको कार्डियक, और सबसे नीचे वाला जो भाग होता है पाइलोरस। यानी कि सबसे ऊपर फंडस, फिर कार्डियक, फिर पाइलोरस। कभी क्रम भी आ जाए तो आपको डायग्राम अगर आपने बना लिया तो आप नहीं भूलोगे, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो यहाँ पे जो है ये क्या है? ग्रसिका, और फिर आमाशय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ग्रसिका से जो भोजन आता है आमाशय में, इसको कंट्रोल कौन करता है? वो करती है यहाँ पे एक स्फिंक्टर, अवरोधनी लगी रहती है। मतलब अवरोधनी मतलब ये समझ लो एक ढक्कन लगा रहता है जिसको अपन कहते थे कार्डियक इंस्पेक्टर। क्यों? क्योंकि भाई हो सकता है भोजन यहाँ पे आ रहा है, कभी कभी उसका मन बदल गया, वापस उसको उल्टा चढ़ गया, तो ऊपर चढ़ गया, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे कार्डियक इंस्पेक्टर। वहीं नीचे भोजन का प्रवाह जो है कंट्रोल करना, यहाँ पे ये जो है ये ड्यूडेनम है। ये क्या है? ड्यूडेनम, जो छोटी आंत का भाग है, छोटी आंत का भाग है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भोजन को कंट्रोल करने के लिए पाइलोरिक इंस्पेक्टर पाई जाती है। ये भी बहुत आसान है ना। तो ये चीजें आपको दोनों ही समझ में आनी चाहिए। ये चीजें दोनों ही आपको अगर समझ आ गई, आमाशय की स्ट्रक्चर अगर आपको समझ आ गई, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बेटा इसको अब देखो, आमाशय अभी कंप्लीट नहीं हुआ। एक स्ट्रक्चर होती है रुगे। रुगे क्या होती है? देखो, एक नाम सुना होगा आपने, रुगे, जिसे कहते हैं वलन। रुगे ये क्या होते हैं? खाली आमाशय में, यानी कि जब आपने खाना नहीं खाया, भूखे पेट आप कह सकते हैं, खाली आमाशय में म्यूकोसा से बनने वाले वलन, म्यूकोसा से बनने वाले वलन जो फोल्ड बनते हैं उसको अपन कहते हैं, मतलब इस टाइप की स्ट्रक्चर जो बनती है उसको अपन क्या कहते थे? वलन। अब यहाँ पे ये जो वलन होते हैं, या अपन कह सकते हैं कि जो जठर भित्ति होती है उसके अंदर जो जठर ग्रंथियां होती हैं, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथियों में निम्न कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, निम्न सेल्स पाई जाती है। कुछ कोशिका होती है जो जठर ग्रंथियों में पाई जाती है। कौन सी? सबसे पहली जो सेल्स होती है वो अपन होती है पेप्टिक सेल, पेप्टिक कोशिका, या इसको कहते हैं मुख्य कोशिका, या इसको कहते हैं मुख्य कोशिका, या इसको कहते हैं जाइमोजन कोशिका, जाइमोजन सेल, है ना। तो ये तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं। जठर ग्रंथि के अंदर कुछ कोशिका पाई जाती है, उसको अपन देख रहे हैं। रुके क्या होता है समझ आ गया। अब जठर ग्रंथि में कुछ कोशिका पाई जाती है, सबसे पहले आती है पेप्टिक कोशिका, जिसको चीफ सेल यानी कि मुख्य सेल या जाइमोजन सेल्स कहते हैं। ये पैप्सिनोजन, पैप्सिनोजन तथा प्रोरेनिन का स्रावन करती है। किसका स्रावन करती है? प्रोरेनिन का स्रावन करती है। इसी पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को बाद में HCl जो है वो पेप्सिन और रेनिन में बदलेगा, जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है। फिर यहाँ पे दूसरे प्रकार की जो सेल आती है उसको कहते हैं ऑक्सेंटिक सेल,
ऑक्सेंटिक कोशिका। ऑक्सेंटिक कोशिका जो होती है, जिसको अपन ऑक्सेंटिक कोशिका या अपन कह सकते हैं इसको पैराइटल सेल, है ना, पैराइटल सेल, परिधीय कोशिका, पैराइटल सेल। तो ये जो होती है, ये किसके अंदर, ये जो फोल्ड है ना, ये मैंने कहा कि रुके, समझ में तो आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। पहले मैंने बताया रुके क्या होता है कि जो खाली आमाशय होता है उसमें म्यूकोसा से बनने वाले जो फोल्ड है उसको अपन कह देते हैं रुके। अब ये जो फोल्ड है ये जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि है, जठर भित्ति है और इसके अंदर ये जठर ग्रंथि है। तो ये मान लो एक जठर ग्रंथि मैंने यहाँ से निकाल ली, कुछ इस तरह का फोल्ड है। तो यहाँ पे इसके अंदर जो है कुछ सेल्स पाई जाती है, इधर मान लो जो परिधि पे पाई जाती है तो परिधि सेल, है ना, इसके नेक पे पाई जाती है तो वो नेक सेल हो जाएगी, अभी अपन पढ़ेंगे। और ये इसके अंदर परिधि सेल, तो ये क्या काम करती है, एचसीएल का स्त्रावण, एचसीएल का स्त्रावण करती है, ठीक है। और उसके बाद में ये हो जाएगी नेक सेल, नेक सेल यानी कि गिरवा कोशिका। नेक सेल मतलब गिरवा कोशिका। ये क्या काम करेगी गिरवा कोशिका, ये कोशिका जो है म्यूकस का स्त्रावण करेगी। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस श्लेष्म, हिंदी में कहते हैं श्लेष्म। म्यूकस यानी कि श्लेष्म का स्त्रावण करती है, जो जठर भित्ति को एचसीएल के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। फिर आती है जी सेल, जो गैस्ट्रिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। यह फिर गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक जूस के स्त्रावण को प्रेरित करता है, गैस्ट्रिक जूस के स्त्रावण को प्रेरित करता है। ये मुख्य 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है जठर ग्रंथियों में। कौन कौन सी कोशिका है ये आपको अब मैं समझा रहा हूं, ठीक है। मुख्य 4 प्रकार की कोशिका इसके अंदर पाई जाती है। कौन कौन सी है, सबसे पहले जो कोशिका उसको कहेंगे पेप्टिक कोशिका। इसके 3 नाम है, तीनों याद रखना, पेप्टिक कोशिका, मुख्य कोशिका या जाइमोजन कोशिका। इंग्लिश में बात करूं पेप्टिक सेल, चिप सेल या जाइमोजन सेल्स। इसका काम है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का स्त्रावण करना। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन क्या है, जो पेप्सिन और रेनिन है वो इसके सक्रिय भाग है, ये निष्क्रिय रूप में स्त्रावित होते हैं, इसलिए इसको पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन कहते हैं। तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन स्त्रावण करेगी ये कोशिका। फिर ऑक्सेंटिक सेल या पैराइटल सेल या परिधीय कोशिका, ये एचसीएल का स्त्रावण करती है। एचसीएल क्या काम करता है सर, पेप्सिन और रेनिन जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो पेप्टिक कोशिका ने स्त्रावित किए, उसको काम करने के लिए अम्लीय माध्यम चाहिए, और वो अम्लीय माध्यम कौन स्थापित करेगा, ऑक्सेंटिक सेल से जो एचसीएल स्त्रावित होता है वो ये काम करेगा, तो इसलिए एचसीएल भी काम हो गया। फिर आती है बात की नेक सेल क्या करती है, नेक सेल म्यूकस का स्त्रावण करती है। क्यों करती है, क्योंकि जो एचसीएल स्त्रावित हुआ वो एचसीएल जठर भित्ति को, आमाशय की भित्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उससे सुरक्षा प्रदान करनी है जठर भित्ति से, तो इसलिए म्यूकस का श्लेष्म का स्त्रावण करती है। और फिर आ जाती है जी सेल जो गैस्ट्रिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। बताओ इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। अब अपन पढ़ेंगे गैस्ट्रिक जूस क्या होता है ना, जठर रस क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको मिटाओ, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब अपन पढ़ते हैं गैस्ट्रिक जूस होता क्या है। जठर रस, इंग्लिश में बात करूं गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। जठर रस जो होता है इसकी जो पीएच होती है वो होती है 1.5 to 3.0, है ना, यानी कि ये अम्लीय प्रकृति का होता है। जठर रस जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। जठर रस के अंदर एक तो होता है आपका पेप्सिन, एक होता है आपका रेनिन, एक होता है आपका एचसीएल और एक होता है आपका वाटर। ये गैस्ट्रिक जूस का संगठन है। पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है, और ये जो है ये दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन जो होता है ना उसको बचाने का काम करता है, इसलिए छोटे बच्चों में पाया जाता है। कैसीन प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ये इन दोनों एंजाइम के लिए, दोनों एंजाइम कौन से,
पेप्सिन और रेनिन दोनों एंजाइम के काम करने हेतु अम्लीय माध्यम स्थापित करता है। अम्लीय माध्यम स्थापित करता है। समझ आई मेरी बात? ये गैस्ट्रिक जूस का केमिकल कंपोजिशन है कि गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है। पहले इसकी पीएच याद रखनी है कि इसकी पीएच होती है 1.5 to 30, है ना, 1.5 से 3 इसकी पीएच होती है, यानी कि अम्लीय प्रकृति का हो गया। 7 से इधर जो भी होता है वो अम्लीय प्रकृति का। तो यहाँ पे इसके अंदर होता क्या है, एक तो पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन पाचन एंजाइम है, एक रेनिन होता है जो दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन को पचाता है, और एक होता है HCl जो इन दोनों के काम करने के लिए अम्लीय माध्यम स्थापित करता है। जो इन दोनों के काम करने के लिए क्या करता है, स्थापित करता है। ठीक है, ठीक है। चलो अब जठरस भी हो गया। म्यूकस लेयर क्या करती है, मैंने आपको पहले बता दिया। जो म्यूकस का स्रावन होता है, ये म्यूकस लेयर आमाशय भित्ति को HCl से बचाती है। ये काम हो गया इसका। ठीक है। और एक चीज होती है आपकी पता है, एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है, जब HCl का उत्पादन ज्यादा हो तो उसे एसिडिटी कहते हैं। अब HCl क्या है, एक एसिड है ना, HCl क्या है, एक एसिड है। इसके साथ अगर अपन बेस मिला दे, सार मिला दे, जैसे कि MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन इनो कहते हैं, तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई अम्ल की सार से आप रिएक्शन कराओगे तो उसको कंट्रोल कर लेगा ये। ठीक है, समझ में आ गया। एसिडिटी क्या होती है, जब HCl ज्यादा प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाए, HCl ज्यादा बनना शुरू हो जाए तो उसे एसिडिटी कहते हैं, है ना। और इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, इनो लेते हैं। इनो में क्या होता है, सार होता है मैग्नीशियम, ये MgOH2, तो इसलिए वो उसको कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपना था आमाशय, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो आमाशय कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूं, फिर अपन करते हैं स्टार्ट छोटी आंत। आमाशय में मैंने कहा कि ये जय आकृतिनुमा भाग है और इसके 3 भाग है। सबसे ऊपर फंडस, फिर कार्डियक, फिर पाइलोरस, फिर 2 स्फिंक्टर थी, एक भोजन को ऊपर जाने से रोकती है, एक भोजन को नीचे जाने का कंट्रोल करती है। फिर मैंने कहा कि इसके अंदर जो खाली आमाशय जब होता है उसमें जो फोल्ड बनते हैं उसको रोगे कहते हैं। और वो जो फोल्ड है, यानी कि जो आमाशय की जो जठर भित्ति है, जठर ग्रंथियां है, उसमें 4 प्रकार की कोशिका होती है। 4 कौन सी, एक पेप्टिक सेल्स जिसको चिप सेल या जाइमोजिन सेल्स कहते हैं, एक ऑक्सिंटिक सेल जिसको पैराइटल सेल कहते हैं, एक आपकी नेक सेल यानी कि ग्रीवा कोशिका, और एक आपकी जी सेल। ये चारों कोशिका अलग अलग चीजों का सिक्रीशन करती है। सबसे पहले पेप्टिक सेल्स की बात करूं तो ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का स्रावन करती है। ये निष्क्रिय अवस्था में होती है, तो इनको सक्रिय करने के लिए कुछ चाहिए, तो उसके लिए एक और सेल होती है जिसको ऑक्सिंटिक सेल कहते हैं या पैराइटल सेल कहते हैं, परिध्य कोशिका कहते हैं। वो कोशिका आपकी क्या करती है, वो कोशिका HCl का, एक HCl अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका स्रावन करती है। वो क्या काम करता है, जो पहले वाले 2 एंजाइम पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन निष्क्रिय अवस्था में थे, अब उसको पेप्सिनोजन को पेप्सिन में और प्रोरेनिन को रेनिन में बदलने का काम HCl का होता है। फिर HCl तो एक अम्ल है, ये तो आमाशय की भित्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, तो अब इससे बचाने के लिए, आमाशय भित्ति को बचाने के लिए एक और कोशिका जो म्यूकस का स्रावन करती है, उसको हमने नाम दे दिया नेक सेल या ग्रीवा कोशिका। ठीक है, वो क्या करती है, म्यूकस श्लेष्मा का स्रावन करती है, जिससे जो HCl है वो आमाशय की भित्ति तक नहीं पहुंच पाता है और आमाशय की भित्ति को कोई नुकसान नहीं होता है HCl से। फिर एक सेल होती है जी सेल, जिसको गैस्ट्रिन सेल कहते हैं, वो आपके गैस्ट्रिन हार्मोन को स्रावित करती है, और ये गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक जूस के स्रावन को प्रेरित करता है। क्या क्या होता है गैस्ट्रिक जूस में, एक होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन, एक होता है HCl और एक होता है वाटर। ठीक है, अब पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन पचाता है। रेनिन जो है वो बच्चों के अंदर जो दूध के अंदर जो कैसीन प्रोटीन होता है उसको पचाता है, और HCl इन दोनों को एक्टिवेट करने का काम करता है। यानी कि जो आमाशय है उसके अंदर जो भोजन का मीडियम कैसा रहेगा, अम्लीय माध्यम में भोजन रहेगा, और उसको अपन क्या नाम दे देंगे, काइम नाम दे देंगे। ठीक है, आमाशय में जो भोजन है, आमाशय के अंदर जो भोजन होता है अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, आमाशय में जो भोजन की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। इसको क्या नाम दे देते हैं, काइम। जैसे मुख गुहा में भोजन जो क्या नाम जाने जाते थे, बोलस से, उसी प्रकार आमाशय में भोजन काइम नाम से जाना जाता है। तो अब आमाशय क्लियर। अब अपन क्या पढ़ेंगे, ड्यूडेनम, सॉरी छोटी आंत पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको मिटा सकता हूं मैं, इसको मिटा सकता हूं। चलो अब फाइनली हम पढ़ेंगे छोटी आंत और उसके बाद बड़ी आंत। ठीक है, अब 10-15 मिनट का चैप्टर और बचा हुआ है, उसके बाद में ठीक है छोटी आंत।
स्मॉल इंटेस्टाइन लिख लो हिंदी में, इंग्लिश वाले स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत की बात करूं तो ये लगभग 6.5, ये मान के चलो 6 से 7 मीटर लंबी है। ये कोई नहीं पूछेगा कितनी लंबी है, लिख लो बस आइडिया के लिए, 6 से 7 मीटर लंबी है तथा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, यानी कि सबसे लंबा भाग जो क्या होता है, छोटी आंत होती है। नाम इसका छोटी क्यों है, क्योंकि इसका व्यास कम होता है ना। बाकी ये लंबाई में तो बहुत लंबी होती है, 6 से 7 मीटर। टोटल आपकी आहार नाल 9 मीटर की है, उसमें से 6 से 7 मीटर तो केवल छोटी आंत है। तो वो छोटी आंत कैसे होती है, गुच्छे खा के होती है, गुच्छे खा के रखती है पूरी तरीके से ऐसे। तो 6 से 7 मीटर लंबी होती है, सबसे लंबा भाग आहार नाल का। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन यहां हो जाता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन भी यहीं पे होता है। पूर्ण रूप से तो यहाँ होता ही होता है, लेकिन आपसे पूछ रहे कि किस आहार नाल के किस भाग में सबसे ज्यादा पाचन प्रक्रिया होती है, तो वो यहाँ पे छोटी आंत में होती है। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण इसी भाग में होता है। सबसे ज्यादा अवशोषण जो है वो भी इसी भाग में होगा और पाचन भी इसी में होगा। अवशोषण इसी भाग में होता है। समझ रहे मेरी बात को, सबसे ज्यादा पाचन भी यहीं पे होता है और सबसे ज्यादा अवशोषण भी यहीं पे होता है। ठीक है, चलो अब इसके 3 भाग है। छोटी आंत के भी 3 भाग है, जैसे उसके थे इसके भी। एक हो जाएगा ड्यूडेनम, एक हो जाएगा जेंजुनम और एक हो जाएगा इलियम। ड्यूडेनम, जेंजुनम और इलियम। ठीक है, 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेंजुनम, इलियम। ड्यूडेनम जो होता है ये सी आकृति वाला भाग है, सी आकृति वाला भाग जो आमाशय से जुड़ा रहता है, जो आमाशय से जुड़ा रहता है। और सबसे ज्यादा जो पाचन होता है वो यहाँ पे होता है। सर्वाधिक पाचन इस भाग में होता है, जबकि सर्वाधिक अवशोषण इस भाग में होता है। सर्वाधिक जो अवशोषण वाला काम होता है वो जेंजुनम में होता है। ठीक है, तो ये बातें आपसे पूछी जा सकती है। अगर बहुत वो डीप में चला जाए, बहुत स्पेशल चला जाए कि छोटी आंत में भी सबसे ज्यादा पाचन कहाँ पे होता है, भाई नॉर्मल सवाल कहाँ तक दे सकता है कि सबसे ज्यादा पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है, तो छोटी आंत में। लेकिन वो और डीप सवाल बनाए तो वो कहेगा कि छोटी आंत में भी सबसे ज्यादा पाचन प्रक्रिया कहाँ पे होती है, तो वो ड्यूडेनम में होती है। सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ पे होता है, तो वो जेंजुनम के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद में इलियम आ जाता है। ठीक है, इलियम कोई खास बात नहीं है, ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है छोटी आंत के अंदर। अब इतना का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एक चीज बताता हूं आपको। ठीक है, चलो अब जैसे आपने आमाशय में पढ़ा रुगे, रुगे क्या होता है पढ़िए भाई। आमाशय के अंदर जो म्यूकोसा के फोल्ड होते हैं उसे रुगे कहते हैं। यहां पे एक चीज होती है जिसका नाम है विलाई। विलाई ये क्या होती है, विलाई क्या होती है, छोटी आंत में म्यूकोसा से बनने वाले फोल्ड या वलन, उसे अपन क्या नाम दे देते हैं, विलाई। यानी कि जो फोल्ड म्यूकोसा से आमाशय में बन रहे हैं उसको तो अपन ने क्या दिया, रुगे। और जो फोल्ड आमाशय में छोटी आंत के अंदर बन रहे हैं म्यूकोसा से, वो आपके हो जाएगी विलाई। दोनों फोल्ड म्यूकोसा से बन रहे हैं, लेकिन एक आमाशय में बन रहा है तो रुगे, छोटी आंत बन रहा है तो विलाई। और यही विलाई जो है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो यही विलाई जो है ये आपके अवशोषण का जो काम करेगा, एब्जॉर्प्शन का काम करेगा न्यूट्रिएंट्स के, वो ये विलाई करते हैं छोटी आंत के अंदर। ये जो विलाई प्रेजेंट होता है ये करते हैं। तो अंगुलीनुमा फोल्ड होते हैं कुछ इस तरीके से, आप ये मान के चलो, ये क्या होते हैं, अंगुलीनुमा फोल्ड्स। तो ये क्या है, आपके विलाई होते हैं। और ये जो है ये इसे बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लुबरकुहन, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन। ये क्या है, ये भी एक नलिकाकार ग्रंथि है, ये भी एक नलिकाकार ग्रंथि है जो इसके अंदर पाई जाती है, फोल्ड के अंदर, विलाई के अंदर, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन। इसके अंदर 2 प्रकार की सेल्स होती है। क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन में
दो प्रकार की सेल्स होती है, एक तो होती है पेनेट कोशिका, एक तो होती है पेनेट की कोशिका, एक होती है अर्जेंटाफिल सेल, अर्जेंटाफिल सेल, दो होती है। पेनेट कोशिका जो होती है ना, ये तो आपकी एंटीबैक्टीरियल पदार्थ स्रावित करती है, एंटीबैक्टीरियल पदार्थ स्रावित करती है, और ये करती है सिक्रेटिन हार्मोन स्रावित, सिक्रेटिन हार्मोन का स्रावन करती है। और ये जो हार्मोन होता है सिक्रेटिन हार्मोन, ये फिर अग्नाशय पर काम करता है। किस पे काम करता है? पैनक्रियाज पे, अग्नाशय पर काम करता है। समझ गए मेरी बात को? ये जो सिक्रेटिन हार्मोन है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये हमारी छोटी आंत भी कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पे छोटी आंत भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, ठीक है। चलो एक और होता है पेयर स्पेचेस, पेयर के पिंड। ये क्या होता है? पेयर के पिंड, संपूर्ण पेयर पिंड क्या होते हैं? ऐसे लिखो, ये एक द्वितीयक लसीका संरचना होती है। पेयर के पिंड जो होते हैं, ये एक द्वितीयक लसीका संरचना होती है। इलियम, ऐसे लिखो, इलियम के म्यूकोसा में मिलने वाली द्वितीयक लसीकाभ संरचना होती है। सवाल पूछ सकता है, द्वितीयक लसीकाभ संरचना, उसे अपन कहते हैं पेयर के पिंड, ठीक है। तो पेयर के पिंड क्या होते हैं? इलियम जो होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इलियम के अंदर जो द्वितीयक लसीकाभ संरचना पाई जाती है, उसको अपन क्या नाम दे देते हैं? पेयर के पिंड नाम दे देते हैं, ठीक है। छोटी आंत क्लियर? छोटी आंत क्लियर है? छोटी आंत के अंदर तीन भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। सबसे ज्यादा पाचन यहीं पे होता है, सबसे ज्यादा अवशोषण यहीं पे होता है, सबसे लंबा भाग भी यही है, लेकिन इसका व्यास छोटा होता है, इसलिए इसे छोटी आंत कहते हैं। फिर इसके अंदर मैंने कहा कि इसके अंदर जो फोल्ड बनते हैं उसको विलाई कहते हैं, और इसके अंदर क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन जो पाया जाता है, उसके अंदर दो सेल्स होती है, एक पेनेट सेल्स, एक अर्जेंटाफिल सेल्स। पेनेट सेल एंटीबैक्टीरियल पदार्थ स्रावित करती है, जबकि अर्जेंटाफिल सिक्रेटिन हार्मोन स्रावित करती है। ये सिक्रेटिन हार्मोन आगे जाके अग्नाशय पे काम करेगा। ये जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अग्नाशय पे कैसे काम करता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन पढ़ेंगे बड़ी आंत। मिटाओ इसको, मिटाओ। चलो अब अपन को क्या पढ़ना है? बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। इसका व्यास छोटी आंत से ज्यादा होता है। व्यास जो है वो छोटी आंत से ज्यादा होता है। ये मैंने क्यों लिखा? ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो कि इसको बड़ी आंत क्यों कहते हैं, ठीक है। लंबाई अगर आपसे पूछ रहे तो लगभग 1.5 मीटर होती है, लगभग आप ये मान को चलो 1.5 मीटर की होती है। इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है ना। इसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। इसमें केवल और केवल क्या होता है? अवशोषण होता है। किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। इसमें एक कोशिकीय ग्रंथियां यानी कि गोबलेट सेल पाई जाती है। गोबलेट सेल, गोबलेट सेल पाई जाती है जो भोजन को लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट को हिंदी में कहते हैं स्नेह, है ना। लुब्रिकेंट क्या कहते हैं? स्नेह। भोजन के लिए लुब्रिकेंट यानी कि स्नेह, स्नेह मतलब चिकना, चिकनापन, लुब्रिकेंट की तरह कार्य करती है। ये बातें नॉर्मल बातें हैं, आपको समझनी जरूरी है कि जो बड़ी आंत होती है उसका व्यास ज्यादा होता है, लंबाई 1.5 मीटर की होती है। फिर मैंने कहा कि जो बड़ी आंत होती है ना, इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, न कोई पाचक ग्रंथियां होती है। केवल एक कोशिकीय ग्रंथियां इसमें पाई जाती है जिसका नाम है गोबलेट सेल। तो आपसे पूछ रहे बड़ी आंत में कौन सी ग्रंथि होती है? गोबलेट सेल। गोबलेट सेल जो होती है ये क्या काम करती है? जो
भोजन है ना, जो पाचित भोजन है, पचित भोजन है, उसके लिए लुब्रिकेंट के रूप में चिकना बनाती है। आपने सुना होगा जो टायर वगैरह होते हैं उसमें ग्रीस डालते हैं, क्यों? क्योंकि उसको चिकनाहट प्रदान करते हैं, उसे लुब्रिकेंट कहते हैं। ठीक इसी तरह जो पचित भोजन है उसके लिए भी लुब्रिकेंट की तरह पे कौन काम करता है? गॉबलेट सेल जो है उससे म्यूकस स्रावित होता है, और वो म्यूकस जो है वो इसके लिए लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है। ठीक है, वो म्यूकस इसके लिए लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है। अब ये जो बड़ी आंत है ना, इसके भी 3 भाग है। एक हो जाएगा सीकम, एक हो जाएगा कोलोन, और एक हो जाएगा रेक्टम। रेक्टम को हिंदी में कहते हैं मलाशय। सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम जो होता है ना, ये भाग छोटी आंत से जुड़ा रहता है। छोटी आंत से कौन सा भाग जुड़ा रहता है? ये भाग छोटी आंत से जुड़ा रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोलोन जो होता है ना, कोलोन ये जल का अवशोषण करता है। ये पचित भोजन में से जल का अवशोषण करता है। ठीक है, और इसके अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ई कोलाई जीवाणु उपस्थित। ठीक है, तो ये 2 बातें इसमें याद रखनी है। रेक्टम जो होता है यहां पर अपचित भोजन का संचय होता है। अस्थायी संचय होता है, लिख लीजिए, ऐसा नहीं है परमानेंट, है ना। तो यहाँ पे मलाशय के अंदर क्या होता है? मल को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर भोजन का अपचित, यहाँ पे भी लिखा डाला पचित भोजन के लिए मैंने अपचित कहाँ पे लिखा है? ठीक, चलो। तो सीकम, कोलोन, रेक्टम। आपसे पूछ ले बड़ी आंत के कितने भाग है? 3। कौन कौन से? सीकम, कोलोन, रेक्टम। थोड़ा सा अंधेरा पड़ गया इसलिए हो सकता है आपको दिखने में प्रॉब्लम आए, फिर भी इतनी ज्यादा तो नहीं है, आई होप, है ना। चलो, तो मैंने कहा बड़ी आंत जो होती है उसके 3 भाग है, सीकम, कोलोन, रेक्टम। छोटी आंत से जो जुड़ा हुआ भाग है उसको अपन कहेंगे सीकम। ठीक है, फिर कोलोन जो होता है इसके अंदर जल का अवशोषण होता है। जो अपचित भोजन बचा है उसमें से जल को बिल्कुल सोख लिया जाता है ना, तो उसको ठोस रूप में बदल दिया जाता है। जितना भी जल है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो वो काम होता है कोलोन में। और फिर आ जाता है कोलोन के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं, है ना। कोलोन के अंदर ही ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये होता है रेक्टम। रेक्टम जो होता है यहाँ पे जब मल के अंदर सारा काम हो जाता है, उसमें से जल एब्जॉर्ब कर लिया, तो फिर जो लास्ट रूप से बचा हुआ है उसको अस्थायी रूप से संचय कौन करता है? रेक्टम करता है। और इसी रेक्टम का भाग है एनस, गुद्दा, जिससे मल को त्याग दिया जाता है। ठीक है, जिससे मल क्या दिया जाता है? त्यागा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। ठीक है, अब एक चीज आपको और समझनी है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताऊं। मिटाओ इसको, मिटाओ। चलो, एक नाम आपने सुना होगा, अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, सुना है? हिंदी में बात करूं तो कर्मी रूपी परिसेसिका, ये नाम सुना है? ज्यादातर हिंदी मीडियम वाला भी इंग्लिश में सुना होगा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये क्या होता है? सीकम के ठीक नीचे एक लगभग 8 सेंटीमीटर, लगभग, मतलब सीकम होता है ना, सीकम जो बड़ी आंत का एक भाग होता है सीकम, उसके ठीक नीचे 8 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है ना। सीकम के ठीक नीचे एक 8 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार भाग, जिसका पाचन में कोई योगदान नहीं है, जिसका पाचन में कोई योगदान नहीं है। यानी कि एक तरीके से ये क्या है? अवशेषीय अंग, है ना। ये क्या है? एक अवशेषीय अंग है, और ये एक लसीकाभ संरचना होती है। ये क्या होती है? एक लसीकाभ संरचना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या कर्मी रूपी परिसेसिका सीकम के ठीक नीचे 8 सेंटीमीटर लंबी एक नलिकाकार भाग होता है, जिसका पाचन प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं है, यानी कि एक अवशेषीय अंग है जिसका कोई काम नहीं है। ये एक लसीकाभ संरचना होती है, जैसे कि पेड़ के पिंड क्या है? द्वितीयक लसीकाभ संरचना है, जो छोटी आंत के इलियम में पाई जाती है। ठीक उसी तरीके से ये लसीकाभ संरचना है कर्मी रूपी परिसेसिका, जो सीकम के नीचे पाया जाता है। एक चीज, अगर छोटी आंत के अंदर जो कोलोन होता है
और कोलोन में जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, अगर वो ई कोलाई बैक्टीरिया मर जाए तो जल का अवशोषण नहीं हो पाएगा, है ना भाई। जल का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है, कोलोन में होता है। अभी अपन ने बात की, तो अगर ई कोलाई बैक्टीरिया मर गई तो जल का अवशोषण ही नहीं होगा, क्योंकि जो कोलोन के अंदर जल का अवशोषण होता है वो इसी बैक्टीरिया के लिए होता है। अगर ये बैक्टीरिया मर गया तो जल का अवशोषण नहीं होगा, और अगर जल का अवशोषण नहीं हुआ तो हमें लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लूज मोशन स्टार्ट होने का ये भी कारण है कि अगर आपकी बड़ी आंत में से, कोलोन में से ई कोलाई बैक्टीरिया मर जाते हैं तो वहां पे लूज मोशन की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब बड़ी आंत का अगर मैं चित्र बना के यहाँ पे आपको समझाऊं तो कुछ इस तरह की है। नॉर्मल एक चित्र बना के देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो इधर ये जो है ना, ये वाला पार्ट्स, ये इधर ये इसे कहते हैं सीकम। ठीक है, और इसके नीचे ये है अपेंडिक्स। ये पूरा का पूरा पार्ट्स, ये यहां तक ये पूरा कोलोन है, और ये यहां पे क्या है, ये इधर वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं रेक्टम, और ये वाला पार्ट एनस। ठीक है, और ये जो ये दिख रहा है ना आपको, ये और ये, इसे बोलते हैं होस्ट्रा। ये जो चैम्बर आपको दिख रही है इसे क्या बोलते हैं, होस्ट्रा। हिंदी में बात करूं तो होस्ट्रा दिख रहा है ना आपको, एक मिनट। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, होस्ट्रा या चैम्बर कहलाते हैं। ठीक बात है, चलो ये हमारा कंप्लीट जो है हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा लास्ट के अंदर अपने अंधेरा हो गया, कोई बात नहीं, कल से ये जो गलती की आज अपन ने वो नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी ये चैप्टर समझाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी तरीके से आपको हर एक चीज समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो आज हमने आहार नाल, उसके विभिन्न भाग, ये सारी कुछ कंप्लीट कर लिया। कल हमारा टॉपिक रहेगा पाचक ग्रंथियां, उसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल अपन जो है इस तरीके की जो है लास्ट में नहीं आएंगे, अभी अंधेरा हो गया तो थोड़ा सा आपको लास्ट में हो सकता है दिखने में प्रॉब्लम आए, कोई नहीं, मैनेज कर लेना। बाकी कल अपन जो है सुबह की टाइम में क्लास लेंगे। ठीक है, 2-3 बार जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी। ठीक है, तो आपको कैसी लगी क्लास ये मुझे आप जरूर बताएंगे, और अगर अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।